हेलो गाइस, हमारा आज का टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो इस वीडियो में मैं आपको डायग्राम की हेल्प से डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड समझाने की कोशिश करूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको ये टॉपिक क्लियर होता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको जो है वो अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप मुझे बताएंगे तभी मुझे पता लगेगा कि आपको जो है वो अंडरस्टैंड हुआ। अगर नहीं अंडरस्टैंड हुआ तो जस्ट हम नेक्स्ट एक और पार्ट जो है वो इसका बनाएंगे ताकि आपको 100% क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। लेट्स स्टार्ट। सो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या डिमांड फंक्शन तो सेम ही बात है। सो डिटर्मिनेंट्स वो चीज़ें होती हैं जो आपकी डिमांड को इफ़ेक्ट करती हैं। तो जो डिटर्मिनेंट्स का टॉपिक है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मींस आपने अंडरस्टैंड करना है पहले इंडिविजुअली और फिर मार्केट के बिहाफ से। मींस कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो एक सिंगल कंज्यूमर की डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं और कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो पब्लिक पूरी की पूरी इकोनॉमी की डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मेन मोटिव जो है वो इंडिविजुअल डिमांड पे फोकस्ड है, ठीक है। बट अगर आपको इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्लियर हो गया तो मार्केट डिमांड फंक्शन भी अंडरस्टैंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि लॉजिक जो है वो इंडिविजुअल से ही आपको पता लग जाएगा कि आपने कैसे प्रेजेंट करना है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आपने जब भी कोई सा भी पॉइंट करना है डिटर्मिनेंट्स का तो सिर्फ और सिर्फ उसी पॉइंट को कंसिडर करना है। मींस अज्यूम करना है कि सिर्फ वही फैक्टर्स है जो आपकी डिमांड को इफ़ेक्ट कर रहा है। मींस उसके अलावा आपने किसी भी फैक्टर की तरफ ध्यान नहीं देना। मींस अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट मतलब जो भी हेडिंग आप ऊपर कोड कर रहे हो सिर्फ उसी हेडिंग को आपने कंसिडर करना है और किसी हेडिंग को कंसिडर नहीं करना। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में जो हमारी डिमांड है उसे बहुत सारे फैक्टर एक साथ अफेक्ट करते हैं। बट अगर हम उस रियलिटी को अप्लाई करेंगे तो हमें कोई भी बेसिकली लॉ नहीं मिलेगा। इसलिए हमने एक एक फैक्टर को डिटेल में डिस्कस करना है, बाकियों को कांस्टेंट मानते हुए। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट फैक्टर जो हमारी डिमांड को इफ़ेक्ट करता है दैट इज़ ऑन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। सो ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी हमारा पहला फैक्टर है जो हमारी डिमांड को इफ़ेक्ट करता है। तो ये एक यूनिवर्सल लॉ है कि ऑन डिमांड के साथ जो प्रोडक्ट की जो प्राइस के साथ और प्रोडक्ट का रिलेशन है वो नेगेटिव है, ठीक है। मींस जब अगर किसी चीज़ की प्राइस इंक्रीज़ होती है तो हम उसकी डिमांड को फॉल कर देते हैं, मतलब नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं हम। बट उस साथ साथ में बाकी चीज़ें कांस्टेंट रहनी पड़ेंगी। जैसे मैंने लिखा है ना, व्हेन अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, अदर थिंग बीइंग्स इक्वल या कांस्टेंट सेम ही बात है। इस लाइन को लिखे बिना आपका जो एक्सप्लेनेशन पोर्शन है वो इनकम्प्लीट होगा। तो आपने इसे ज़रूर लिखना है कि अगर अदर थिंग कांस्टेंट रहें तो व्हेन राइज इन ऑन प्राइस ऑफ ए गुड्स इट्स डिमांड कॉन्ट्रैक्ट, वाइवा वर्सा। मतलब दूसरी तरफ भी सेम ही रिलेशन है कि अगर प्राइस बढ़ती है तो उस प्रोडक्ट की खुद की डिमांड जो है वो फॉल हो जाएगी, ठीक है। मतलब इन्वर्सली रिलेट करेगी। तो ये अजम्पशन है कि बाकी चीज़ें कांस्टेंट हैं, बाकी चीज़ों का कोई अफेक्ट नहीं पड़ रहा, सिर्फ उसकी अपनी प्राइस और डिमांड का हमने रिलेशन देखना है। तो इस चीज़ को ध्यान में देना कि ये जो नेगेटिव रिलेशन है ना, द इन्वर्स रिलेशन बिटवीन ऑन प्राइस ऑफ अ गुड्स एंड डिमांड इज़ कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमांड। मीन्स अगर आपको लॉ ऑफ डिमांड का क्वेश्चन आ रहा है दैट मीन्स आपने यही पॉइंट एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो डिटर्मिनेंट में साथ में ही बता देने हैं, ठीक है। जो आपका जो पूरा जो चैप्टर है सीबीएसई के बुक में +1 कॉमर्स के माइक्रो इकोनॉमिक्स में पूरा चैप्टर इस वीडियो में क्लियर हो रहा है, ठीक है। मीन्स अगर आपको वहाँ पे एक लॉ ऑफ डिमांड का टॉपिक मिलेगा तो लॉ ऑफ डिमांड यही है, when other things being equal there is inverse relationship between price and demand। तो that is a law of demand, ठीक है। कि अगर बाकी चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं तो प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है। बट बाकी चीज़ें कौन सी कांस्टेंट रहती हैं, जो इस पॉइंट के अलावा आपने पॉइंट पढ़ने हैं वो सभी चीज़ें आपने अजम्पशंस में हेडिंग बना देनी है कि दैट वन इज़ कांस्टेंट, दैट वन इज़ कांस्टेंट, इस तरह, ठीक है। जो भी आप अदर पॉइंट्स पढ़ोगे इस वीडियो में, तो बाकी पॉइंट्स को देखने के लिए आपको लास्ट तक वीडियो को देखना पड़ेगा। तो जो भी पॉइंट्स बाकी पॉइंट्स हैं वो अदर थिंग बीइंग इक्वल में आपने कोड करनी है।
तो ठीक है, तो थियोरेटिकली समझ आ गया कि नेगेटिव रिलेशन है। अब आप यहाँ पे टेबल वाइज भी इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ बहुत सिंपल सा टेबल बनाया है, प्राइस को इंक्रीज़ किया है 1 2 3 4 और डिमांड को फॉल कर दिया 4 3 2 1। तो यहाँ पे आप कोई सा भी डिजिट लिख सकते हो बट कांस्टेंट गैप रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 4 6 8 भी आ सकता है, ठीक है। 20 15 10 एंड 5 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कॉन्स्टेंटली आपने इसे रिएक्ट करवाना है। तो बस कुछ नहीं करना, जो पॉइंट है उसे यहाँ डायग्राम में प्लॉट करना है। तो जब भी डायग्राम ड्रॉ करोगे हमेशा वाई पे आपने प्राइस रखनी है, ठीक है, एक्स पे आपने डिमांड रखनी है, ऑलवेज। बस पॉइंट्स लगाने हैं कि 1 प्राइस थी तो हम कितना लेना चाहते थे 4, तो 1 प्राइस के बिहाफ पे 4 का पॉइंट लगाना है, ठीक है। इस तरह आपने सभी पॉइंट्स जब आप लगाओगे तो स्केल की हेल्प से पॉइंट्स को मैच कर देना, तो आपको आपकी डिमांड कर्व जो है वो मिल जाएगी। तो इस तरह आपको इस पॉइंट में ये पता लगा कि आपकी जो डिमांड है वो प्राइस से नेगेटिवली रिलेट करती है। तो डायग्राम की हेल्प से कैसे, देखो ये सपोज करो कि ये हमारा फर्स्ट रेक्टेंगल बॉक्स है। अगर प्राइस 2 से 3 हो रही है, ठीक है, 2 से 3 हो रही है, तो 2 से 3 होने से क्या हुआ, देखो जब प्राइस 2 से 3 इंक्रीज हुई डिमांड 3 से 2 फॉल होगी। मीन्स आपको क्लियर कट डायग्राम में पता लग रहा है कि अगर आपने प्राइस को बढ़ाया तो आपकी डिमांड ऑटोमेटिकली फॉल हो जाएगी। तो यही है लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, कि अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है और अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है नेगेटिवली। वाइवा वर्सा आप दूसरी तरह टेबल भी बना सकते हो, ठीक है, इधर पी और इधर क्यू करके। तो उसमें इसमें कोई ये लॉजिक नहीं है कि आपने प्राइस को बढ़ाना ही है, आप प्राइस को कम करते हुए भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह प्रोडक्ट की डिमांड उसकी प्राइस से रिलेट करती है। ओके, फर्स्ट पॉइंट के बाद हमारे पास यहाँ पर सेकंड पॉइंट है। तो सेकंड पॉइंट है प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स। तो प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स इज़ ऑल्सो नोन हैज़ अ क्रॉस प्राइस इफेक्ट, ठीक है। तो आपको आपकी बुक में एक अनदर टॉपिक मिलेगा क्रॉस प्राइस इफेक्ट। तो वो कोई अनदर टॉपिक नहीं है, वो ये सेम ही टॉपिक है, ठीक है। तो आपके 2 टॉपिक इस सेकंड पॉइंट में क्लियर हो रहे हैं, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स एंड क्रॉस प्राइस इफेक्ट। तो रिलेटिव गुड्स होती हैं कोई अदर गुड्स। तो यहाँ पर हमने 2 तरह की रिलेटिव गुड्स के बारे में पढ़ना है, फर्स्ट इज़ सब्स्टिट्यूट एंड सेकंड इज़ कॉम्प्लीमेंट्री। तो रिलेटिव गुड्स में हमने पढ़ना क्या है, रिलेटिव गुड्स में हमने ये पढ़ना है, जैसे यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है जिसमें मैंने कुछ नेम नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने सिंपल लिखा है गुड 1 और गुड 2, ठीक है। गुड 1 की भी प्राइस है, उसका अपना डिमांड है, गुड 2 की भी प्राइस है, उसकी अपनी डिमांड है। तो इस टॉपिक में, इस पॉइंट में हमने क्या पढ़ना है, इस पॉइंट में हमने ये पढ़ना है कि व्हेन प्राइस ऑफ वन गुड्स चेंज हाउ इट्स इफेक्ट द डिमांड ऑफ अदर गुड्स। कि जब किसी एक चीज़ की प्राइस बढ़ती या कम होती है तो उससे दूसरे चीज़ की डिमांड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। मतलब अपनी प्राइस और अपनी डिमांड का इफ़ेक्ट नहीं देखना, एक चीज़ की प्राइस है और दूसरे चीज़ की डिमांड है, तो क्या रिलेशन हमने देखना है, प्राइस ऑफ वन गुड्स एंड डिमांड ऑफ अदर गुड का रिलेशन, ठीक है। तो बेसिकली ये समझो कि इसमें हमने पढ़ना क्या है। प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स वाले पॉइंट में हमने एक प्रोडक्ट की डिमांड के बढ़ने या कम होने से दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। उसकी अपनी प्राइस कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है, उसकी प्राइस नहीं चेंज होनी, उसकी प्राइस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा, उसकी डिमांड बढ़ेगी या कम होगी, उसकी रीज़न होगा फर्स्ट गुड का प्राइस। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड पॉइंट। तो पहली गुड है हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग क्लियर किया जाए कि सब्स्टिट्यूट गुड्स होती क्या है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स इज़ दैट गुड्स विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर, विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर सच हैज़ अ टी एंड कॉफ़ी, कोक एंड पेप्सी। मतलब वो चीज़ें जो एक दूसरे को रिप्लेस कर दें, एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर दें। मतलब अगर आपको एक चीज़ नहीं मिल रही तो उसकी जगह पे आप दूसरी चीज़ से काम चला सकते हो, उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसे आप सपोज़ करो कि आपको पेप्सी पीने का मन था, तो आपको पेप्सी नहीं मिलती शॉप से, तो आप कोक ले लेते हो, मतलब कोक ने पेप्सी को रिप्लेस कर दिया, सो दैट इज़ सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड के केस में देयर आर पॉजिटिव रिलेशन। तो ये आपने हिंट लर्न रखना है कि सब्स्टिट्यूट गुड की केस में पॉजिटिव रिलेशन होता है। अब आप पूछोगे कि पॉजिटिव रिलेशन किस में होता है, तो पॉजिटिव रिलेशन होता है एक गुड की प्राइस में और दूसरे गुड की डिमांड में,
ठीक है, मतलब एक गुड की प्राइस और दूसरे गुड की डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन है, ये है सब्स्टिट्यूट गुड्स। यहाँ पे मैंने आपको एक ग्राफिकली फ्लो चार्ट की हेल्प से समझाने की कोशिश की है। तो हमने यहाँ एग्जांपल ली थी कि एक हमारे पास पेप्सी है और उसका सब्स्टिट्यूट कोक है। पेप्सी की प्राइस इंक्रीज़ हुई तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड फॉल होनी है, बट हमने थ्योरेटिकल में इसको मेंशन नहीं करना, बिल्कुल भी मेंशन नहीं करना, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए कि अगर पेप्सी की प्राइस इंक्रीज़ हुई तो उसकी डिमांड फॉल होगी, बट मेंशन नहीं करना हमने। अब हमारे पास दूसरा केस ये है कि कोक की प्राइस कांस्टेंट है, कोक की प्राइस को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। अगर पेप्सी की प्राइस बढ़ी, उसकी डिमांड तो कम हुई, तो कस्टमर ने उसको छोड़कर कौन सी चीज़ लेनी है, कोक, जिसकी डिमांड जो थी प्राइस वो कांस्टेंट है। तो देखो आपको कैसे पॉजिटिव रिलेशन मिला है कि अगर प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीज़ हुआ है तो उससे डिमांड ऑफ कोक ये भी इंक्रीज़ हुई है, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो इसलिए मैंने बोला था कि देयर आर पॉजिटिव रिलेशन, कि सब्स्टिट्यूट के केस में अगर एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का रेट बढ़ता है तो उसका जो सेकंड सब्स्टिट्यूट है उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, ठीक है। प्राइस ऑफ वन गुड इंक्रीज, डिमांड ऑफ अदर गुड्स इज ऑल्सो इंक्रीज्ड, ठीक है। तो ये तो था थ्योरेटिकली, अब इसको ग्राफिकली भी समझना है आपने। सेम एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोड की है जो प्रीवियस पेज पे थी कि पेप्सी का प्राइस इंक्रीज हुआ है तो उससे हमारी कोक की डिमांड इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। तो अब हमने इसे ग्राफिकली समझना है। तो जब भी बच्चे आपने ग्राफिकली इसे ड्रॉ करना है तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस चीज़ की प्राइस को आपने बढ़ाया या कम किया है उसका डायग्राम नहीं बनाना, आपने जिसका प्राइस कांस्टेंट रखा है आपने उसका डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पे हमने कोक के प्राइस को कांस्टेंट रखा था, तो कोक का बेसिक डायग्राम मैंने बना दिया। ये प्राइस लाइन होगी, ये डिमांड कर्व होगी। तो ये हमें ऐसे ड्रॉ करते हुए ये प्राइस लाइन मैंने उसकी कांस्टेंट ड्रॉ की है क्योंकि मुझे पता है कि उसकी प्राइस जो है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये उसकी इनिशियल डिमांड कर्व है डी, ठीक है। प्राइस ऑफ कोक, प्राइस ऑफ के जो कोक है उसका जो पॉइंट्स हैं, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लगाया जो उसकी इनिशियल डिमांड को शो कर रहा है। अब देखो उसकी प्राइस कांस्टेंट है बट फिर भी उसकी जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हुई है, ठीक है। तो उसके राइटवर्ड शिफ्ट होने का कारण है पेप्सी की प्राइस का बढ़ना। तो इसका रीज़न मैंने यहाँ पे लिख दिया, डिमांड ऑफ कोक इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पेप्सी। तो ये इसका ग्राफिकली इफेक्ट है। तो आपको एग्ज़ाम में ये चीज़ आएगी, आपको एग्ज़ाम में उन्होंने ऐसे कोड किया हुआ एग्जामिनर ने कि हाउ द डिमांड ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इफेक्टेड व्हेन द प्राइस ऑफ अदर सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। मतलब एक सब्स्टिट्यूट गुड की डिमांड कैसे इफ़ेक्ट करेगी अगर दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ेगा या कम होगा। तो अगर आपको ये फ्लो चार्ट वाला रूल क्लियर हो गया तो डायग्राम तो बहुत सिंपल है। डायग्राम आपने बेसिक डायग्राम बनाना है उस चीज़ का जिसका आपने प्राइस कांस्टेंट रखा है, ठीक है। तो उसकी प्राइस कांस्टेंट रखने पर भी उसकी डिमांड बढ़ेगी या कम होगी, उसका रीज़न है दूसरे की प्राइस का कम होना या बढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या केस किया था कि पेप्सी की प्राइस बढ़ने से कोक का डिमांड बढ़ा है, ठीक है। तो उसे हमने ग्राफिकली प्रेजेंट कर दिया। तो आई होप सब्स्टिट्यूट क्लियर हो गया होगा। अगर सब्स्टिट्यूट गुड क्लियर है तो उसके बाद है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मीनिंग क्लियर करा जाए पहले। तो कॉम्प्लीमेंट गुड्स आर दोज गुड्स विच कम्प्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर। वो गुड्स जो एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करती हैं, लाइक पेन और इंक, मतलब सेपरेटली इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये एक साथ ही यूज़ होती हैं, जैसे बटर एंड ब्रेड, ठीक है। अगर आपके पास ब्रेड नहीं है तो बटर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो इस तरह, और इस केस में हमारे पास नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। तो इसमें आपने ये हिंट लर्न करना है, जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स हैव अ पॉजिटिव रिलेशन तो कॉम्प्लीमेंट्री हैव अ नेगेटिव रिलेशन। तो यहाँ पे मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है कि नेगेटिव रिलेशन किस में है। तो आपको अगर फर्स्ट क्लियर है तो सेकंड भी क्लियर होना चाहिए कि नेगेटिव रिलेशन किस में है, प्राइस ऑफ वन गुड्स एंड डिमांड ऑफ अदर गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने फ्लो चार्ट में ड्रॉ की है पेन एंड इंक की। सपोज करो कि अगर पेन का प्राइस बढ़ जाए तो आपको पता है कि उसकी डिमांड ने फॉल होना है, बट ये हमने मेंशन नहीं करना थ्योरी में। पता है हमें कि प्राइस बढ़ने पे उसकी डिमांड ने कम होना है। अगर पेन की डिमांड कम हो रही है तो इंक का प्राइस अगर कांस्टेंट भी रहे तो भी उसकी डिमांड कम होगी, क्योंकि अगर लोग पेन ही नहीं खरीद लें तो उन्होंने इंक खरीद के क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। पेन की प्राइस बढ़ने से इंक की डिमांड कम हो रही है
तो ये नेगेटिव रिलेशन है। तो अब जब हमने इसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करना है तो डायग्राम बनेगा इंक का, ठीक है। तो इंक का डायग्राम बनेगा तो प्राइस जो है वो हम पेन की इंक्रीज़ करेंगे और पेन की प्राइस इंक्रीज़ करने से इंक का जो डिमांड कर्व है वो बैकवर्ड शिफ्ट होगा। सी यहाँ पे इंक का डायग्राम ड्रॉ किया मैंने, उसकी इनिशियल कर्व डी ड्रॉ की, तो उसकी कर्व बैकवर्ड जा रही है। तो उसका रीज़न क्या है, हमारा जो पेन का प्राइस था वो इंक्रीज़ होना, ठीक है। इंक की जो अपनी प्राइस लाइन है वो कांस्टेंट है, द डिमांड ऑफ इंक फॉल ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पेन, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री में आपने नेगेटिवली कर्व को इफ़ेक्ट करवाना है, ठीक है। तो यहाँ भी आपको सेम ही क्वेश्चन कोड हो सकता है कि हाउ द डिमांड कर्व ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इफेक्टेड व्हेन द प्राइस ऑफ अदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो इनकम ऑफ कंज्यूमर हमारी डिमांड को इफ़ेक्ट करने वाला सबसे बड़ा टॉपिक है इनकम। तो इनकम आपकी डिमांड को कैसे इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। तो इनकम वाले टॉपिक में भी उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक नॉर्मल गुड्स और एक इन्फीरियर गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स क्या होती हैं? नॉर्मल गुड्स होती है नॉर्मली जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, इन्फीरियर थोड़ी लो क्वालिटी की चीज़ें होती हैं। तो आपकी इनकम इन दोनों गुड्स की डिमांड्स को कैसे इफ़ेक्ट करती हैं? तो सिंपल सा लॉजिक है कि नॉर्मल गुड्स जो हैं वो पॉजिटिवली रिलेट करती हैं इनकम के साथ और जो इन्फीरियर गुड्स है वो नेगेटिवली रिलेट करती हैं। तो इसको हम डायग्रामेटिकली आपको समझाती हूँ मैं आपको। देखो मैंने यहाँ पर पहले बेसिकली इनिशियल डायग्राम बना लिए जो ब्लैक वाले कलर से ड्रॉ किए हैं, ये बेसिक आपने ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने कोड किया व्हेन देयर आर सिचुएशन ऑफ इंक्रीज इन इनकम, ठीक है। तो आपको पता है कि जब आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है तो आप नॉर्मल गुड्स की डिमांड को इंक्रीज़ कर देते हो। तो इंक्रीज़ कर दिया मैंने, चाहे उसकी प्राइस लाइन कॉन्स्टेंट ही क्यों ना हो, फिर भी आपने प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ाया क्योंकि आपकी इनकम बढ़ गई थी, ठीक है। तो इस सेम टाइम पे अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप जो घटिया चीज़ें हैं उन्हें थोड़ा कम खरीदना शुरू कर देते हो, तो उनकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है, चाहे उनकी प्राइस कांस्टेंट ही क्यों ना रहे, ठीक है। मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपकी पॉकेट मनी बढ़ेगी ना तो आप नॉर्मल चीज़ों को ज़्यादा लेना शुरू कर दोगे, ठीक है, सेम प्राइस पे, और घटिया चीज़ों को कम लेना शुरू कर दोगे सेम प्राइस पे। तो यहाँ भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन कोड होगा, हाउ द डिमांड कर्व इफेक्टेड व्हेन देयर आर सिचुएशन ऑफ इंक्रीज इन इनकम, ठीक है। तो आपने दोनों केस एक्सप्लेन करने हैं, नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स की केस में आपने सेम डायरेक्शन में इफेक्ट डाल देना है और इन्फीरियर गुड्स के केस में आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इंक्रीज इन इनकम की जगह पे डिक्रीज इन इनकम भी आ सकता है, तो वाइस वर्सा ऑपोजिट बिल्कुल आप इसके रेसिप्रोकल लिख सकते हो। उसके बाद मेरे पास 2 और पॉइंट्स हैं जो बहुत सिंपल हैं। जैसे फोर्थ पॉइंट है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आपकी डिमांड को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं? तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करते हैं कि अगर प्रोडक्ट का टेस्ट फेवरेबल है, मतलब अगर आपको प्रोडक्ट पसंद लगता है, जो उसका सीज़न है, ठीक है, जो वेदर है, मतलब फेवरेबल है, तो उसकी डिमांड इंक्रीज़ होगी। और अगर टेस्ट अनफेवरेबल है, आपको वो चीज़ नहीं पसंद या कम पसंद लगने लग पड़ी है, तो वो बैकवर्ड शिफ्ट होगी। तो यहाँ पर बेसिकली जो कलर से लाइंस ड्रॉ करी हैं ये हमारी इनिशियल लाइन है, ठीक है। तो मैंने उसको दोनों साइड शिफ्ट करके दिखाया है। अगर हमारे पास सिचुएशन आती है कि आपने फेवरेबल चेंज दिखाना है तो आपने डी से D1 पे शिफ्ट करनी है, ठीक है। कि मगर अगर प्रोडक्ट फेवरेबली इफ़ेक्ट होता है तो हमारी कर्व फॉरवर्ड शिफ्ट करेगी, बट प्राइस रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का पॉइंट आप कर रहे हो तो प्राइस का पॉइंट जो है कांस्टेंट रखोगे। तो अगर अनफेवरेबल है तो आपने बैकवर्ड शिफ्ट करनी है, ठीक है। बस आपने शिफ्टिंग का पोर्शन देखना है, सिंपल सा लॉजिक है। ये मेरी इनिशियल डिमांड कर्व थी, अगर वो चीज़ मुझे अब ज़्यादा पसंद लगने लग पड़ी है तो मैं D1 पे शिफ्ट हो जाऊँगी, अगर वो मुझे कम पसंद लगने लग रही है तो मैं D2 पे शिफ्ट हो जाऊँगी, ठीक है। मीन्स टेस्ट का भी आपकी डिमांड पे इफ़ेक्ट पड़ता है। एंड लास्ट है एक्सेप्टेशंस होती हैं कि फ्यूचर को लेकर आपको क्या उम्मीद है, ठीक है। मतलब कल, जैसे सपोज़ करो कि मैं आपको बोलूं कि कल प्रोडक्ट जो है वो मिलेगा ही नहीं, उसकी शॉर्टेज होगी या बाज़ार बंद रहेगा, इस तरह की सिचुएशन आपके माइंड में आ रही है, तो आप क्या करोगे? जैसे अब रिसेंटली कोविड-19 का टाइम पीरियड चल रहा है, तो लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही थी,
तो जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो लोगों ने क्या किया, उन्हें लगा कि अब मार्केट बंद रहेगी, तो उन्होंने ना ज़रूरत होते हुए भी सामान को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, चाहे रेट उन्हें ज़्यादा मिले चाहे सेम मिले, बट उन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मीन्स फ्यूचर की एक्सेप्टेशंस को देख के उन्होंने अपनी प्रेजेंट डिमांड को इफ़ेक्ट किया। तो ये है एक्सेप्टेशंस, ठीक है। अगर आपको फ्यूचर में रिस्क लग रहा है कि प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, तो आप उसकी आज डिमांड जो है वो इंक्रीज़ कर दोगे एट अ सेम प्राइस, ठीक है। तो ये होती है एक्सेप्टेशंस। तो इसी तरह ये आपके जो पॉइंट्स थे ना, ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल थे, ठीक है। इस तरह आप मार्केट डिमांड शेड्यूल में पॉपुलेशन का पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हो। तो पॉपुलेशन का पॉइंट भी सिंपल है बच्चे, कि अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो ज़्यादा डिमांड हो जाएगी, अगर पॉपुलेशन कम होगी तो कम डिमांड हो जाएगी। मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन का केस आया तो फॉरवर्ड शिफ्ट कर देना, कम पॉपुलेशन का आया तो बैकवर्ड शिफ्ट कर देना। इस तरह के पॉइंट आपने मार्केट शेड्यूल में एक्सप्लेन करने हैं। तो एक और सीक्रेट मैं आपको इस वीडियो में बताऊं कि आज की इस वीडियो में आपका एक और टॉपिक जो है वो क्लियर हो रहा है। वो क्या क्लियर हो रहा है? शिफ्टिंग और रोटेशन का, शिफ्टिंग और मूवमेंट का, ठीक है। तो मेजर टॉपिक है इस चैप्टर का सीबीएसई स्टूडेंट्स के। तो कैसे क्लियर हो रहा है? सी, जो आपने सबसे पहला पॉइंट किया था ना ऑन प्राइस वाला, ठीक है, वो आपका जो आएगा वो रोटेशन का टॉपिक है, ठीक है। व्हेन अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, वो रोटेशन है, ठीक है। और उसके बाद के जो 4 पॉइंट हैं वो आपके शिफ्टिंग में आएंगे, ठीक है। जो आपने रिलेटिव गुड्स, प्राइस, इनकम, जो सब 4 पॉइंट किए हैं वो आपके आएंगे शिफ्टिंग में। तो इस वीडियो में आपका पूरे का पूरा चैप्टर जो है वो क्लियर हो रहा है, आपको कुछ भी अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर रोटेशन आ रहा है तो आपका फर्स्ट पॉइंट है, आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर शिफ्टिंग आ रही है तो आपके लास्ट 4 पॉइंट हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये डिटर्मिनेंट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। तो ओके, आप इसे अच्छी तरह रिवाइज़ करो, ठीक है। अगर कुछ डाउट है तो आप कभी मर्जी पूछ सकते हो, कमेंट करके भी पूछ सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे पूछ सकते हो। बट इसे एक बार देखने से आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। इसमें मैंने 3 to 4 टॉपिक जो एक्सप्लेन किए हैं, आपने वीडियो को बार बार देखना है और अपनी बुक का जो सिंगल टॉपिक है उसको इसमें से फाइंड करना है कि कौन सा टॉपिक मैंने कहाँ पे एक्सप्लेन किया है। फिर आपको पूरे का पूरा चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।